डेट है आज 27 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है स्टार फायर एल्गोरिदम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में साइंस एंड टेक का टॉपिक। रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंडर ये काम करता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये प्रोजेक्ट चलाया है, डेवलप किया है स्टार फायर एल्गोरिदम। क्या है ये स्टार फायर? स्टार फायर की फुल फॉर्म है सिमुलेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस इन ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ एल्गोरिदम। जैसे इसके नाम में है रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो इसका एडवांटेज क्या है स्टार फायर एल्गोरिदम का, इसका टारगेट क्या है, फ़ायदे क्या होंगे, बस ये आपको याद रखना। और किसने लॉन्च किया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। और इसका फ़ायदा क्या है? ये एस्टिमेशन करेगा। एस्टिमेशन का मतलब है मूल्यांकन, एक तरह से ये पता लगाएगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस जो होता है, एफएम रेडियो स्टेशन से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती हैं जिनकी वजह से इंटरफेरेंस होता है, वाईफाई नेटवर्क से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती हैं, या मोबाइल टावर से, रेडार सिस्टम से, सैटेलाइट से, या कम्युनिकेशन का जो डिवाइस है, किसी से भी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है जिनसे इंटरफेरेंस होता है, इनके बारे में ये एस्टिमेशन करेगा, असेसमेंट करेगा, मूल्यांकन करेगा। और ये जो एस्टिमेशन होगा इसकी वजह से देखो स्पेस में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरफेरेंस करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा डालता है। जैसे मान लो आपका फ़ोन है, आप फ़ोन से कॉल मिला रहे हो और उसमें आवाज़ कट रही है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस हो रही है कहीं पे, तो ये जो अनवांटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस होता है इसके बारे में एस्टिमेशन लगाना, मैपिंग करना इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है स्टार फायर एल्गोरिदम का। तो ये डिज़ाइन किया गया इस तरह से ताकि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इंटरफेरेंस है उसका प्रेजेंस कितना है इसके बारे में पता लगाया जा सके। और फ्यूचर में अगर मान लो कोई एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि स्पेस साइंटिस्ट फ्यूचर में मिशन भेजना चाहते हैं स्पेस में, उसके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस के बारे में एस्टिमेशन लगाया जा सकेगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर एसए के टॉपिक में आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल की तरह। कहाँ पे एग्जाम्पल यूज होगा किस टॉपिक में, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च किया है मेरी माटी मेरा देश। माटी मतलब मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे, और देश आप जानते हो कंट्री। ये कैंपेन जो लॉन्च किया है अमृत, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो इसी का ही पार्ट है ये, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही पार्ट है मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। ये कैंपेन का मकसद क्या है? देखो दिल्ली में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से जो पार्लियामेंट की तरफ रोड जाता है उसका नाम पता है आपको, बदल के कर्तव्य पथ रख दिया। इस कर्तव्य पथ है जो रास्ता है, इसके दोनों साइड में एक तो इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे। और इसमें क्या है, यहाँ पे मिट्टी लाई जाएगी हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, और यहाँ पे वो मिट्टी डाली जाएगी, इस मिट्टी में पेड़ लगाए जाएंगे। और यहाँ पे देखो पेड़ लगाने के साथ साथ कुछ मेमोरियल प्लेक भी रखे जाएंगे। मेमोरियल प्लेक क्या होते हैं? प्लेक का मतलब होता है फलक बोलते हैं, मेमोरियल प्लेक मतलब स्मृति चिन्ह बोल सकते हैं। किसी की याद में देखो इस तरह से पत्थर वगैरह गाड़ देते हैं ना, उस पर लिख देते हैं कि फलाने आदमी की याद में ये बनाया गया स्मृति चिन्ह, तो इस तरह को उसको बोलते हैं मेमोरियल प्लेक। तो इसमें देखो पंचायत, विलेज, ब्लॉक लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट या नेशनल लेवल पे सारी जगह ये इवेंट किया जाएगा। और जगह जगह पे जो मान लो सेक्रीफाइस दिया जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, या डिफेंस पर्सनल है हमारे रक्षा के क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, कोई आर्मी नेवी के ऑफिसर है या फ्रीडम फाइटर है, आज़ादी के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अपना बलिदान दिया, उनके लिए ये मेमोरियल प्लेक बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे देखो ये फ़ायदा होगा, एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जनरेट होगी, राष्ट्रीय अखंडता एकता की भावना, नेशनल यूनिटी की भावना, नेशनलिज्म प्रमोट होगा, यानी कि फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना प्रमोट होगी।
तो ये इसका फ़ायदा है, नेशनलिज्म के टॉपिक में आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एस फैंगनॉन कोन्यक। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। ये देखो एक महिला है नागालैंड से ये बीजेपी की पार्टी से एस फैंगनॉन जो कोन्यक है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इन्हें देखो राज्यसभा में जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो अपॉइंट किया जाता है इसमें इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने पहली बार, नागालैंड से ही एमपी, पहली बार राज्यसभा में किसी महिला ने प्रिसाइड किया है, मतलब अध्यक्षता की है। देखो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के बारे में हमने 2-3 दिन पहले डिटेल से डिस्कस किया था। ये क्या है, जब भी मान लो राज्यसभा में चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन बोलते हैं, वैसे तो चेयरमैन टर्म यूज करते हैं, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट है। देखो सीट वैकेंट है तब की बात नहीं कर रही, सीट खाली है, सीट पे कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो डेप्यूटी चेयरमैन उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ उस टाइम पे नहीं, जब एब्सेंट है, किसी कारण से वो आ नहीं पा रहे हैं राज्यसभा में, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उस टाइम में इस पैनल से कोई मेंबर प्रिसाइड कर सकता है, हाउस को अध्यक्ष रह सकता है राज्यसभा का। तो अभी क्या किया, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, इसके मेंबर अभी इलेक्ट किए गए, अपॉइंट किए गए। उसके बाद कल यानी कि यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे जो राज्यसभा में एब्सेंट थे चेयरपर्सन राज्यसभा के, तो उस टाइम पे ये जो एस फैंगनॉन कोन्यक हैं इन्होंने प्रिसाइड किया राज्यसभा को। तो ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने राज्यसभा को प्रिसाइड किया है। ये नागालैंड से देखो राज्यसभा में इलेक्ट होने वाली पहली महिला है नागालैंड से, और नागालैंड से पार्लियामेंट के हाउस में या स्टेट असेंबली में इलेक्ट होने वाली ये दूसरी महिला हैं। राज्यसभा में इलेक्ट होने वाली पहली महिला हैं, और अगर टोटल देखें हम स्टेट असेंबली और हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मिला के, तो उसमें से भी टोटल में भी सेकेंड वुमन है, पहली वुमन ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन राज्यसभा में इलेक्ट होने वाली पहली महिला है नागालैंड से। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्रीमेंट देखो WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में आप जानते हो 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था ये। इससे पहले गेट नाम की संस्था होती थी, इसको डिसॉल्व करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड व्यापार को प्रमोट करता है, यानी कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। इंडिया भी इसका मेंबर है। WTO का ये एक एग्रीमेंट है, समझौता। इसके लिए ये एग्रीमेंट लाया गया और कंट्रीज़ को बोला भाई साहब आप इसको साइन करो और एग्रीमेंट को रेटिफाई करो अपने पार्लियामेंट में। तो रिसेंटली इंडिया से कुछ ट्रेड एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा इंडिया को, अपील की इंडिया से, अर्ज का मतलब URG मतलब अपील करना, कि इस जो एग्रीमेंट है WTO का इसको आप रेटिफाई मत करो, यानी कि प्रमाणित मत करो। क्यों नहीं करो इसके बारे में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये एग्रीमेंट बोलता क्या है। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, ये एग्रीमेंट कहता है कि देखो मान लो ये कोस्टल एरिया आ जाए इंडिया का, यहाँ पे मान लो इलीगल अनरिपोर्टेड यहाँ पे फिशिंग होती है, मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं मछुआरे इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इनके लिए वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी ना दे, ये एग्रीमेंट है। यानी कि ये इलीगल अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है या ओवर फिशिंग होती है, ओवर फिश्ड स्टॉक कर लेते हैं जो फिश पकड़ के, इनको प्रोहिबिट करता है, रोकता है ये एग्रीमेंट। और देखो ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है हाई सी में फिशिंग करने से भी। हाई सी क्या होता है, ये जो आप कोस्टल लाइन देख रहे हो यहाँ से समुद्र की तरफ आप 200 नॉटिकल माइल जाओगे, एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर में भी आप निकाल सकते हो। तो ये जो कोस्ट लाइन से किसी भी देश की समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल जाओगे तो उसे 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसके बाहर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर उसे हम हाई सी या इंटरनेशनल सी बोलते हैं। उस पर सबका अधिकार होता है, किसी भी देश का एक पर्टिकुलर अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार होता है। तो ये हाई सी में कोई देश सब्सिडी ना दे, सब्सिडी का मतलब सहायता, पैसे वगैरह ना दे, बोट ना दे फिशिंग करने के लिए, या स्टीमर ना दे, ये कुछ भी जो फिशिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है कुछ भी सब्सिडी ना दे, तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है ये एग्रीमेंट, समझौता जो WTO का है। तो ये है
एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, यानी कि फिशरीज का मैनेजमेंट करता है ये एग्रीमेंट। इसमें कुछ ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। यानी कि देखो, जो कंट्री इस पर साइन करेंगी, डेवलप्ड कंट्री साइन करेंगे, उन पे तो तुरंत ये लागू हो जाएगा कि वो अपने देश में फिशिंग करने के लिए लोगों को सब्सिडी नहीं देंगे, इलीगल अनरिपोर्टेड जो फिशिंग होती है उसके लिए, या हाई सी में जो फिशिंग करते हैं उसके लिए सब्सिडी नहीं देंगे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश जैसे इंडिया है या और कंट्री हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, पुअर कंट्री, उनके लिए 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि वो 2 साल तक सब्सिडी दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। तो ये WTO का एक ये इनिशिएटिव है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसके अंदर ये इनको छूट दे दी गई है 2 साल की, यानी कि 2 साल तक ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल के बाद इन्हें सब्सिडी रोकनी पड़ेगी। इसमें कुछ एग्जाम्पशन है, यानी कि छूट। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है कि जो वेसल्स के लिए सब्सिडी दी जाती है या ऑपरेटर्स हैं जो इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग में इंगेज नहीं है, उनके लिए सब्सिडी दे सकते हैं। यानी कि जो इलीगल तरीके से नहीं करता अभी तरीके से, उनको सब्सिडी दे सकते हैं, इस एग्रीमेंट में अलाउ दिया गया है। या जो सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग करता है, मतलब ऐसी फिशिंग कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ मान लो कोस्टल एरियाज़ के पास जितनी मछली मिलती हैं सारी मछलियों को पकड़ के ले आओ, तो भाई साहब यहाँ पे फिर मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, समुद्र की जो मैरीन डाइवर्सिटी है उसको नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मछलियाँ इतनी पकड़ो जिनसे नुकसान ना हो, सस्टेनेबल तरीके से, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। ये इसमें एग्जाम्पशन है, छूट है। इंडिया के लिए क्या एडवांटेज होगा इसका, अगर इंडिया इस पर साइन करता है एग्रीमेंट में? यही होगा कि इंडिया के कोस्टल लाइन पे भी जो इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है उससे इंडिया निपट सकेगा, रोक पाएगा उसको, जो अवैध तरीके से फिशिंग होती है यहाँ पे। लेकिन इससे क्या है, कोस्टल कम्युनिटीज़ की जो लाइवलीहुड है उस पर प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिशरीज रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होंगे। अब ये जान लेते हैं जो ट्रेड एक्सपर्ट हैं, जो इंडिया को कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट पे आप मत रेटिफाई करो, इसको मत प्रमाणित करो इसको, तो इसको क्यों बोल रहे हैं, वो क्या परेशानी है इसमें, क्या कंसर्न है? क्योंकि देखो, हमने देखे इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया के आसपास जो अवैध तरीके से फिशिंग होती है वो रुकेगी। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी देखो ये है, इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। जो देखो आसपास के एरियाज़ में जो स्मॉल स्केल पे फिशिंग करते हैं लोग ट्रेडिशनली, उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उनका जीवन यापन तो भाई साहब फिशिंग पकड़ के वो बेचते हैं, मछली पकड़ के उनसे चलता है, तो उनकी इनकम पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस। देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं ऑलरेडी अपने कंट्रीज में फिशिंग के लिए सब्सिडी दे चुके हैं, उनके मछुआरे हैं जो उनकी इनकम बहुत हाई हो चुकी है, और वो जो पहले से फिशिंग के लिए सब्सिडी देते थे। लेकिन अब जब बात आई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी, तो उनके लिए एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा ये। रिसोर्सेज एक्सेस, देखो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है सब्सिडी पे फिशिंग के लिए सर्टेन एरियाज़ में। तो इस पर क्या है, हाई सी में जो फिशिंग ग्राउंड पे जो सब्सिडी दी जाती थी उस पर रोक लगा दी जाएगी, तो रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी हाई सी में मछली नहीं पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट परेशानी ये है, इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री। देखो फिशिंग इंडस्ट्रीज तो कमज़ोर होगी, जब एग्रीमेंट पे साइन कर दिया जाएगा तो हाई सी में फिशिंग नहीं करने दी जाएगी, तो फिर इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट में भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, नेगोशिएशन लेवरेज हो सकता है इंडिया के लिए, और अनइक्वल फॉर इंडिया। क्योंकि देखो इस एग्रीमेंट में अनइक्वल है, क्योंकि ये ओवर फिशिंग को एड्रेस नहीं करता, ना ही ओवर कैपेसिटी है जो इस इशू को एडिक्वेटली रिजॉल्व नहीं करता, सिर्फ सब्सिडी पे रोक लगाता है, जो इनलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है उस पर रोक लगाता है सब्सिडी देने के लिए। लेकिन ये ओवर कैपेसिटी ओवर फिशिंग जो होती है उस पर रोक नहीं लगाता, उस पर एड्रेस नहीं करता। तो ये इसकी परेशानी है। इंडिया का क्या स्टैंड है फिर इस एग्रीमेंट को लेके? इंडिया का कहना ये है, देखो इंडिया में अभी लो फिशरीज सब्सिडाइजर है, मतलब बहुत ही कम सब्सिडी देता है इंडिया, और सस्टेनेबल तरीके से जो फिशिंग करता है उसके लिए प्रोवाइड करता है। और हिस्टोरिकली भी इंडिया ने देखो ऐसा कोई रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं किया है कि यहाँ पे ओवर फिशिंग कर ली हो, वेराइटीज़ ख़त्म हो गई हो, तो ये नहीं है। और इंडिया पे ये प्रिंसिपल भी लागू नहीं होते कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता हो और उसने ओवर फिशिंग कर ली हो, और इसलिए ये
इंडिया का स्टैंड है कि देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले सब्सिडीज़ को रोकें, और इसमें ये प्रिंसिपल भी लागू होते हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जिसने पॉल्यूशन किया है या जिसकी वजह से कोई परेशानी हुई है तो वो उसका हर्जाना भरे। दूसरा प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि देखो सबकी जिम्मेदारी है ओवर फिशिंग को, इलीगल फिशिंग को रोकना और सब्सिडी ना देना, अगर कोई हाई सी में फिशिंग करता है तो उसके लिए सहायता ना देना। लेकिन कॉमन है सबकी है, लेकिन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के मछुआरे उन्होंने पहले ऑलरेडी फ़ायदा ले चुके हैं तो उन पे अभी रोक होनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड इनके लिए होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। हालांकि इसमें पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन फिर भी ये इंडिया का स्टैंड है इस पे लेके। अब एक्सपर्ट ने सजेशन क्या दिया, एक्सपर्ट ने मतलब इस पे सजेशन दिए, सलाह दी है कि इंडिया ये इनिशिएटिव ले, एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट आना चाहिए, और जो इंडस्ट्रियल फिशिंग जो होती है नेशंस के डिसिप्लिन के हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए। जो ओवर फिशिंग, ओवर कैपेसिटी होती है फिशिंग की, उसको रेगुलेट किया जाए। इसलिए इंडिया ने देखो अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है एग्रीमेंट को। रेटिफाई का मतलब प्रमाणित, जैसे इंडिया मान लो इस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है तो फिर इंडिया को पार्लियामेंट में आके उसको पास कराना होता है रेजोल्यूशन को, उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वो पैस्चर पे सिस्टम। सिल्वो पैस्चर सिस्टम ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए। ये क्या सिस्टम है सिल्वो पैस्चर सिस्टम? ये सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, मान लो एक भूमि है, यहाँ पे पेड़ उगाए जाएंगे, ट्री, और लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, पशुओं को यहीं पे चराया जाएगा, उनके लिए फॉरेज प्रोडक्शन की जाएगी। फॉरेज का मतलब चारा, जो पशु चारा चरते हैं वो यहाँ पे उगाया जाएगा, यहीं पे ग्रेजिंग की जाएगी, यहीं पे ट्री उगाए जाएंगे। तो इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो क्या क्या और बेनिफिट एडवांटेज होंगे इसका? पहला तो ये लोकल क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि देखो ये माइक्रो क्लाइमेट की तरह, माइक्रो क्लाइमेट जो है वहाँ पे आसपास के एरियाज़ में उसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि जिस क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ ट्री उग सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो उगाया जाएगा। जिस चारे का वहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है वो उगाया जाएगा। और ये देखो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको ये रिवर्स करेगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, और जो पेड़ को नुकसान होता है, अगर मान लो लोग पशु चराने के लिए जंगल में जाते हैं, वहाँ की घास को चरा लेते हैं, तो यहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, और वो जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो बह जाती है, फिर कटिंग हो जाती है, सॉइल एरोजन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से पेड़ पौधे को भी नुकसान होता है, वो उखड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो नुकसान होता है ये नुकसान कम किया जा सकेगा, क्योंकि देखो जब इस एरियाज़ में ही सारे पेड़ उगाए जाएंगे और चारा उगाया जाएगा तो लोग अपने पशुओं को यहीं पे चरा लेंगे, यानी कि अपने पशुओं का चारा यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। तो सिल्वो पैस्चर एक तरह से काम करेगा नेचुरल कार्बन सिंक का भी, क्योंकि जब यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यहाँ पे चारा उगाया जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो रोकेगा, रिड्यूस करेगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन देते हैं हरे पौधे, तो कार्बन सिंक की तरह भी काम करेगा। और लोकल क्लाइमेट कंडीशन है उसको रेगुलेट करेगा एक तरह से, विंड एक्सट्रीम टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करेगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट लाइफ स्टॉक के लिए, एनिमल वेलफेयर को भी इम्प्रूव करेगा, और सॉइल क्वालिटी को भी इन्हेंस करेगा। जब यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाएंगे तो सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हो गए, इंपॉर्टेंस, वही सिग्निफिकेंस होंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किए। इंडियन फार्मर्स को फ़ायदा होगा, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सकेगा, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकेगा, और एग्रीकल्चर जो लैंडस्केप है उसमें जो मान लो नेचुरल रिसोर्स या फॉरेस्ट की जो क्वालिटी डिक्रीज हो रही है उसको एग्रीकल्चर लैंडस्केप में रेजिलिएंट बना के ये फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज को डिट्रॉय होने से डिटेरियोरेट जो हो जाता है, डिटेरियोरेट का मतलब होता है एक तरह से डिस्ट्रॉय होना, ख़राब होना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़राब हो रहे हैं, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोका जा सकेगा। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे। एक वन लाइनर टॉपिक देख लेते हैं, एक दो टॉपिक है आज के। एक देखो कृष्णा राज सागर डैम है, ये कहाँ पे है, बस इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। कृष्णा राज सागर डैम, ये देखो कावेरी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे कर्नाटक में बना हुआ है ये डैम, कावेरी रिवर पे कर्नाटक में। कर्नाटक की अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो कर्नाटक की मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है ये।
तो यही टॉपिक थे आज के।